today we are going to start with the new chapter money and banking. ठीक है, तो आप Yes, लोग ma'am. को मतलब बीओपी जब आपने पढ़ा है तो उसमें आप लोग को कोई दिक्कत? मैंने साइड में वो भी पीडीएफ इसीलिए खोल रखी है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो हम No, उसको भी ma'am. रेफर कर No. सकते हैं. Okay. So earlier it was barter trade. That is trade where goods and services were exchanged for another goods and services. Yes, ma'am. What were the Service. benefits of the barter trade? That is, if the individual wanted to exchange his goods and services for another goods and services, so he could do that. इसीलिए satisfaction of wants की बात हो रही है कि अगर मान लीजिए किसी को wheat चाहिए और दूसरे के पास क्या है, wheat available है and उसको बदले में क्या चाहिए, rice चाहिए. So individual A wants wheat and individual B wants rice. So they can exchange from each other. वो एक दूसरे की Yes, वांट को ma'am. सेटिस्फाई कर सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग द डेफिसिट क्वांटिटी विच द अदर इज हैविंग इन डेफिसिट. मतलब अगर बी के पास राइस इज इन डेफिसिट सो ही कैन बाय इट फ्रॉम ए, राइट. सो जो भी जिसके पास Yes, डेफिसिट होता है वो दूसरे से लेकर के अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है. सो वन पॉइंट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. अनदर सरप्लस डिस्पोजल. अगर एक के पास या एक इनफैक्ट यहाँ पे तो कंट्री भी लिखा हुआ है या इंडिविजुअल. ये सरप्लस थ्योरी है. जब कभी आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ोगे तो उसमें भी आप पढ़ोगे और इंडिविजुअल के केस में भी इट इज ट्रू कि किसी भी कंट्री या किसी भी इंडिविजुअल के पास अगर कोई कमोडिटी सरप्लस में है या कोई कंट्री में अगर कोई कमोडिटी सरप्लस में प्रोड्यूस हो रही है तो उस कमोडिटी को उसको क्या कर देना चाहिए, एक्सपोर्ट कर देना चाहिए. सिमिलरली export. दूसरी कंट्री से बदले में क्या लेना चाहिए, जो वो पर्टिकुलर कंट्री सरप्लस में प्रोड्यूस कर रही हो. ठीक है. सो Yes, इन ma'am. दैट केस ये क्या हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ हो जाएगा जो भी सरप्लस है और कोई भी Surplus. एबनॉर्मल गेन नहीं होगा. अगर किसी के पास एक ही कमोडिटी की मोनोपोली होगी मान लीजिए और वो बदले में उसको एक्सचेंज भी नहीं करता दूसरी कमोडिटी से, तो इसके पास एक कमोडिटी की तो मोनोपोली है लेकिन दूसरी कमोडिटी का डेफिसिट है. Yes, ma'am. तो वो ट्रेड ऑफ करने के लिए उसको सरप्लस क्या करना पड़ेगा, इसको दे देना पड़ेगा ए को. सिमिलरली ए को अपने पर्टिकुलर कमोडिटी का सरप्लस बी को दे देना पड़ेगा जिसमें भी वो जो भी सरप्लस वो प्रोड्यूस कर रहा है जिस भी कमोडिटी का. ठीक है. Then in that Yes, case the ma'am. surplus would be disposed of properly. Next comes social relations. So it promotes social links since the communities trade together. So barter system में क्या होता था, पहली बात तो जब barter system आया था so बहुत ज़्यादा colonial system था और ऐसी मतलब इंडिविजुअल्स जो रहते थे बहुत ज़्यादा सोसाइटी और कल्चरल डेवलपमेंट तो नहीं हुआ था उस टाइम पे. इंडिविजुअल्स Yes, जस्ट ma'am. हैड इवॉल्व्ड, राइट. सो वो ह्यूमन डेवलपमेंट फेज था. तो कम्युनिटीज क्या थी, दे वर ट्राइंग टू डेवलप रिलेशंस विद ईच अदर. ठीक है. यानी वो एक तरीके का हमारा अगर हम सोशल ह्यूमन सोसाइटी में जाए तो इट वाज वन ऑफ द इनिशियल स्टेजेस ऑफ सोसाइटीज. ठीक है. तो वहां पर लोगों को Yes, और ma'am. सोसाइटी इज ऑल अबाउट सोशल लिंक्स. तो बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहा था. भाई आप किसी से बात करोगे कि मुझे एक कमोडिटी चाहिए तो यू विल एक्चुअली ग्रेजुअली स्टार्ट टॉकिंग एंड स्टार्ट इंडल्जिंग इनटू सोशल लिंक्स. तो ये एक तरीके से सोशल रिलेशन या सोशल लिंक को भी इम्प्रूव करता था, राइट. सिमिलरली Yes, ma'am. स्पेशलाइजेशन कि कई कम्युनिटीज स्पेशलाइज करते थे एक पर्टिकुलर कमोडिटी में तो स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता था. यानी जो भी इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में अगर स्पेशलाइज्ड है सो लेट हिम बी स्पेशलाइज्ड. ही जस्ट नीड टू डिस्पोज ऑफ हिज सरप्लस टू द अदर इंडिविजुअल. ये हमने पढ़ा ना सरप्लस डिस्पोजल में कि जो भी Yes, जिस ma'am. कमोडिटी में स्पेशलाइज है वो करे प्रोड्यूस, कोई दिक्कत नहीं है. बस वो सरप्लस को दूसरे से शेयर कर दे जो वो कमोडिटी डेफिसिट में प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. So the surplus would be traded off. Similarly, the particular country which is producing in surplus would be specialized क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस कमोडिटी को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. देन इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. डेफिनेटली अगर मनी था ही नहीं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी तो नहीं था उस टाइम, बार्टर ट्रेड होता था. तो बार्टर ट्रेड भी इम्प्रूव करता था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकॉज अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो एक्सचेंज कर सकता है किसी दूसरे से जिसके पास वो है. तो एक तरीके से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इम्प्रूव होगी ना बिकॉज यू आर एबल टू सेटिस्फाई Yes, योर ma'am. वांट्स. ओके. सो दिस इज व्हाट आर द this is what we can derive by barter trade, the benefits of barter trade. And limitations भी कुछ आते थे and इन्हीं limitations की वजह से
लेटर ऑन इट वाज मनी दैट रिप्लेस द बार्टर ट्रेड। ठीक है, तो अभी जब आप लिमिटेशंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मनी आया और बार्टर ट्रेड क्यों खत्म हुआ। ठीक है, अभी भी बहुत पुराने पुराने छोटे छोटे जो विलेजेस हैं, कुछ ट्रेडिशनल विलेजेस हैं जो कि बार्टर ट्रेड को आज भी फॉलो करते हैं। एक लार्ज स्केल पे फॉलो नहीं करते, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे फॉलो करते हैं कि कल को, जैसे अक्सर ये लैंडलॉर्ड और जो फार्मर्स हैं उनके बीच में बहुत होता है कि आप उनको खेती दे दोगे थोड़ा सा पोर्शन और बदले में आपको वो क्या दे देंगे, लैंड दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो ये जो ट्रेड ऑफ Yes, है ma'am. बार्टर सिस्टम वाला, ये अभी भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होता है, लेकिन नॉर्मली इट इज ऑलवेज मनी विच इज रिगार्डेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो लिमिटेशन क्या थे बार्टर सिस्टम के? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अभी हमने बात की कि ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा एक दूसरे की बॉन्ड्स को, बार्टर ट्रेड अगर हम करेंगे सो इट विल सेटिस्फाई द बॉन्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, उसको उस दो इंडिविजुअल्स हैं ए और बी, अभी जरूरी तो नहीं है कि ए को राइस ही चाहिए और बी को वीट ही चाहिए हो और वो एक दूसरे से Yes, एक्सचेंज ma'am. कर लें। जरूरी तो नहीं है, हो सकता है ए को राइस नहीं चाहिए, हो सकता है ए को दूसरे ग्रेन्स चाहिए या पल्सेस चाहिए। सो इन दैट केस ए क्या करेगा, ए माइट बी बी से नहीं सी से ले लेगा, राइट। बट बी को तो Yes, ma'am. वीटी चाहिए थी जो कि ए के पास है। अब ए को जो चाहिए वो बी के पास नहीं है, लेकिन बी को जो चाहिए वो ए के पास है, तो अब ये कैसा ट्रेड ऑफ है, ये ए और बी आपस में तो एक्सचेंज नहीं कर सकते, सो माइट बी थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो Yes, ma'am. एक्सचेंज है इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैपन, because it is not necessary that both the individuals are going to have same satisfying power with each other. So to find out that two people will need the each other's product at the same time, हो सकता है उसको बाद में कभी जरूरत हो लेकिन उस टाइम पे ना हो, so it may be possible. So double coincidence of bond जरूरी नहीं है कि अकर हो. This was one of the first and most important limitation. Next is lack of store of value and perishability. अब जैसे जनरली जब ट्रेडिंग होती थी बार्टर सिस्टम में तो वो पेरिशेबल गुड्स की होती थी। आखिर हम फूड ग्रेन्स की बात करें या हम किसी फ्रूट्स की बात करें तो ऑल दीज फूड ग्रेन्स और फ्रूट्स और एवरीथिंग इज, वो इट इज पेरिशेबल इन नेचर, यानी खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा एक दिन, ठीक है, रॉट हो जाएगा। सो इन दैट केस अगर आप चाहो, अगर आप बोल दो कि मैं डेफर्ड पेमेंट करूंगा या मैं बाद में दे दूंगा, मान लीजिए किसान ने बोला आप अभी मुझे अपना जो प्रोडक्ट है या जो आप अपने फ्रूट्स है, मान लो वो फ्रूट्स से एक्सचेंज कर रहा है, तो मेरे पास रख दो, मैं क्या करूंगा उसको बाद में क्या कर दूंगा, इट आई यूज दैट फ्रूट्स, दोस फ्रूट्स, डजन्स ऑफ फ्रूट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना। उसने तो रख लिए ये सोच के कि वो बाद में उनको एक्सचेंज कर लेगा किसी और कमोडिटी से। मान लीजिए उसने फ्रूट्स खरीदे या वो फ्रूट्स उगाता था, तो अब उसने जो सोचा, लेकिन वो पॉसिबल तो नहीं है कि अगर वो 2 महीने बाद उन्हीं गुड्स को यूज करे, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि वो फ्रूट्स उसी कंडीशन में रहेंगे। सो बिकॉज Yes, ma'am. दे आर पेरिशेबल इन नेचर, इसी वजह से उनकी वैल्यू वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। तो जो भी टाइम के साथ डिग्रेड हो या पेरिश हो, और कमोडिटीज जनरली अनलेस एंड अनटिल वो ड्यूरेबल हो वो पेरिश होती ही हैं। नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स, इनफैक्ट आप जो बेसिक प्रोडक्ट्स यूज करते हो आज के टाइम में, जो कंज्यूमर गुड्स यूज करते हो उनकी भी तो एक एक्सपायरी डेट होती है, कोई भी कुछ दिन से ज्यादा। डेयरी Yes, ma'am. प्रोडक्ट्स की तो बहुत ही जल्दी एक्सपायरी डेट होती है, आपको पता है, मिल्क प्रोडक्ट्स 2 से 3 दिन के होते हैं शेल्फ लाइफ उनकी। सो जो Yes, भी ma'am. प्रोडक्ट्स जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस टाइम में आप इमेजिन करो जब बार्टर सिस्टम होता था तब तो पैकेज्ड गुड्स भी नहीं होते थे, तो पैकेजिंग नहीं होती थी, तो तब तो और जल्दी पेरिश होता होगा, राइट। सो उस केस में ये पॉसिबल नहीं था कि आप स्टोर कर पाओ, so storage was not possible and due to perishability feature of the barter trade, ये कंसिडर नहीं किया जाता था कि एक अच्छा सिस्टम है ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ सम कमोडिटीज। अब मान लीजिए किसी को एक लाइव स्टॉक एक्सचेंज करना है, यहाँ पे लिखा है ना लाइव स्टॉक, यानी कि कोई मान लीजिए कोई मैमल या कोई कैटल या कैमल एक्सचेंज करना है इन प्लेस ऑफ we are what we were talking about like food grains and other things। तो कोई एक कंज्यूमर प्रोडक्ट के बदले उसने बोला कि मैं अपना कैटल दे दूंगा आपको, ठीक है, एक फार्मर ने बोला आई प्रोवाइड यू माय कैटल इन एक्सचेंज ऑफ द फूड ग्रेन्स और द फूड विच यू आर प्रोवाइडिंग मी, राइट।
अब उसने एक्सचेंज कर लिया, मान लीजिए कि वो फूड ग्रेन जो उसको लेने थे दे वर ऑफ लेसर वैल्यू एंड द कैटल ऑब्वियसली वाज ऑफ मोर वैल्यू। तो ऐसा तो नहीं वो कैटल को आधा काट के दे देगा, बिकॉज लाइफ Yes, स्टॉक ma'am. तो क्या चाहिए, यू कैन नॉट टेक इट्स लाइफ। तो कैटल का यूज वो सामने वाला पार्टी कैसे कर पाएगा, राइट? सो इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड योर लाइफ स्टॉक इन स्मॉलर यूनिट्स। अगर आप उसके बदले में कुछ थोड़ा खरीद रहे हो, हाँ अगर आप उतने ही वैल्यू का कुछ खरीद रहे हो तब तो इट वुड मेक सेंस, अदरवाइज इट वोंट। सो इनडिविजिबिलिटी ऑफ सम कमोडिटीज, तो ये पॉसिबल नहीं था कि आप कमोडिटी को डिवाइड करो। Then lack of standard measure of value, so it is not easy to determine how much one commodity can be exchanged for a given commodity of another commodity. Now कितना commodity किसके बदले में exchange कितना हो सकता है? मनी के केस में तो आप ये एक्चुअली कि अगर आपको आज के टाइम में जैसे आप मनी एक्सचेंज करते हो, आप दुकान में जाते हो, पीछे एमआरपी लिखा है, आपको पता है कि वो एमआरपी आपको पे करना है या उससे कम पे करना है, बार्गेनिंग हो गई तो। लेकिन अब ये आसान हो गया हमारे लिए। अगर मान लो कहीं पे एमआरपी लिखा ही नहीं, उस टाइम पे कहाँ एमआरपी होता था कोई, या कोई भी प्राइसिंग कैसे होती थी, और मनी भी एक्सचेंज नहीं होता था उसके बदले में। तो जब किसी कमोडिटी की कोई प्राइसिंग नहीं है और कोई भी मतलब कितना भी मोल भाव करना चाहे कर सकता है, बार्गेनिंग करना चाहे कर सकता है, यानी कोई एक सेट स्टैंडर्ड मेजर वैल्यू तो किसी भी कमोडिटी की भी नहीं होती थी, और हमारे पास मनी भी नहीं होता था बिकॉज तब बार्टर ट्रेड होता था। तो उस सिचुएशन में आप इमेजिन करो, आप कुछ खरीदने या बेचने जा रहे हो तो आप कैसे सेट करोगे कि इतना ही यूनिट्स ऑफ मनी या इतना ही यूनिट्स ऑफ अदर कमोडिटी, मनी कैसे, मनी तो था ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा Yes, कि ma'am. कितना यूनिट्स आप एक्सचेंज करोगे किसके बदले में? सो ये बहुत डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड एंड टू डिराइव अ मेजर, स्टैंडर्ड मेजर। नेक्स्ट वाज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ना, बहुत ज्यादा बल्कि गुड्स ट्रांसपोर्ट करने, लाइफ स्टॉक बोले तो लाइफ स्टॉक तो आपको पता है बल्कि होता ही है। अगर आप किसी एनिमल को एक्सचेंज करोगे दूसरी किसी चीज के मुकाबले, तो आपको एनिमल वहां से दूसरी जगह तक जो आपको ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, सो यू विल बेयर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती थी जो लोग एक्सचेंज करते थे, प्लस बल्कि गुड्स या बल्कि ग्रेन्स वगैरह आप एक्सचेंज करते टाइम भी यूज्ड टू फील that it is in you are incurring, or the person who is doing it and is incurring a lot of cost. Similarly उस टाइम पे कोई फास्ट ट्रांसपोर्टेशन मींस भी नहीं था, ठीक है, सो बुलक कार्ट्स वगैरह Yes, यूज ma'am. किए जाते थे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। सो लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, क्योंकि पोस्टपोन नहीं कर सकते थे, पेरिशेबल नेचर के गुड्स थे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट्स लिंक्ड है कि लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू था, क्योंकि हम स्टोर नहीं ज्यादा टाइम तक कर सकते थे बिकॉज द गुड्स यूज्ड टू पेरिश। इसी वजह से कोई स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट सिस्टम नहीं था, यानी हम पोस्टपोन कर दे अपनी चीजों को, अपने एक्सपेंसेस को। अगर आज एक्सचेंज करना है तो आज ही एक्सचेंज करना है, नो मैटर सामने वाले की नीड हो खरीदने की या नहीं हो। सो इट वाज, देयर वाज लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। देन लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, बिकॉज जरूरी नहीं है कि एवरीवन यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स व्हिच द अदर पार्टी इज नीडिंग, और डबल कोइंसिडेंस भी हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसी वजह से देयर वाज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड सिमिलरली लैक ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। आप कुछ बोल रहे हो? स्पेशलाइजेशन कहाँ से आया? देखो यहाँ मैम पे जो हम्म, नो मैम, ये लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन में मैम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉर्स नहीं है, तो स्पेशलाइजेशन कहाँ से आया? यही तो बोल रहा है कि नहीं है स्पेशलाइजेशन, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये डीमेरिट्स लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं ना हम। मैम तो एक ही कमोडिटी में क्या कर रहा है, स्पेशलाइजेशन कर रहा है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू स्पेशलाइज इन ऑल द कमोडिटीज, राइट? यही बात यहाँ पे लिखी आ रही है यस मैम, कि लैक ऑफ यस मैम, स्पेशलाइजेशन, वो सारे गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता, कुछ ही तो कर पाएगा, एक या दो। सो यही बात हो रही है कि लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन इन ऑल द गुड्स। यहाँ पे बात थी कि आपको स्पेशलाइज करना पड़ेगा एक कमोडिटी में एटलीस्ट, जिसके बदले में आपको दूसरी एक्सचेंज करनी है, तो ये बेनिफिट था एक। और लिमिटेशन क्या हो गई कि सब में तो नहीं कर सकता भाई, कोई जैसे आप सब्जेक्ट टीचर ही है, कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाता है, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, तो एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो सकता है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है फिलहाल, इतना ऐसे समझो इसको। सो मनी सिस्टम्स अब आ गया, बार्टर सिस्टम रिप्लेस हो गया। मनी सिस्टम क्या है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मनी के पहले देख लेते हैं, बस आज इतना ही देखेंगे। सो पहला है एक्सेप्टेबिलिटी, कि मनी इज ट्रीटेड एज जनरली एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, नोबडी डिनाइज कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे
मेरे से गुड्स ले जाओ लेकिन मुझे बदले में पैसे नहीं चाहिए. And nobody would also say unless and until that currency has been demonetized. अब आप पुरानी 1000 और 500 के Yes, नोट ma'am. लाओगे तो it will not be accepted by anyone, right? Yes, So ma'am. money should be acceptable in the economy. अगर वो currency note acceptable है as a unit of currency for everyone, तो it will be acceptable universally. हर किसी के लिए होगा. Then durability. आप मनी को जितना चाहे, जितने सालों तक चाहे, आप स्टोर करके रख सकते हो. पेरिशेबिलिटी तो नहीं हो जाएगी, रॉट तो नहीं हो जाएगा पड़े पड़े. हाँ, वो ऐसा हो सकता है कि करेंसी यूज होते 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 घिस जाए, खराब हो जाए, फट जाए, नोट भी टॉर्न हो सकता है. लेकिन जनरली अगर आप उसको कहीं संभाल करके रख दोगे, सो इट विल नॉट पेरिश देयर, राइट? सो ड्यूरेबिलिटी तो होती है और चांसेस ऑफ गेटिंग टॉर्न, डिफेस्ड एंड लूजिंग शेप और टेक्सचर थोड़ा कम होता है. इट लास्ट लॉन्ग, राइट? सो डिविजिबिलिटी, मनी को डिवाइड करना भी बहुत इजी है. देन कॉग्नाइजेबिलिटी. कॉग्नाइजेबिलिटी मीन्स दैट आपको you will always be able to find the various denominations of money. It can be recognized and each denomination is recognized. ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर 2000 का नोट ही recognized है, 5 रुपए का कॉइन recognized नहीं है, right? So each and every denomination can be accepted. और ऐसा भी नहीं है that, and this also helps it reduces the chances of forgery. यानी आप उसको क्या कर सकते हो, फॉर्ज नहीं कर सकते, किसी को सामने वाले को बेवकूफ नहीं बना सकते. यू कैन नॉट इंडल्ज इनटू रॉन्ग प्रैक्टिसेस बिकॉज मनी का दूसरे डिनोमिनेशंस भी अवेलेबल हैं. सो द मटेरियल यूज्ड टू मेक मनी शुड बी इजीली रिकॉग्नाइजेबल. मतलब रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, लोग उसको रिकॉग्नाइज कर पाए कि वहां पे लिखा होना चाहिए. 2000 का नोट मैंने बोला तो वहां पे 2000 क्लियरली लिखा होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, गवर्नर के साइन होनी चाहिए, एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड ऑन दैट नोट. सो ये होना चाहिए कॉग्नाइजेबिलिटी. सो एंड सिमिलरली उसके और अलग अलग डिनोमिनेशंस में भी सब में होना चाहिए. देन होमोजेनिटी. सब नोट्स आइडेंटिकल होते हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के. होमोजेनिटी, दैट मनी शुड बी मेड यूजिंग अ सिमिलर मटेरियल so as to appear identical. Now this is but obvious that the notes are produced by, since it is produced by central authority, that is the RBI, so each unit is being produced identical to each other. एक ही एजेंसी को ये काम अलॉटेड है, that is the central bank, right? Except for 1 rupee note that is produced by the central government. I hope you know that. So homogeneity should be there. Then पोर्टेबिलिटी. मनी को इजीली आप कैरी कर सकते हो. जैसे वहां पर था कि आप बल्क आइटम को कैरी नहीं कर सकते बार्टर सिस्टम में, यहाँ पे तो इजीली पोर्टेबल है, आप कहीं भी ले जाओ. आजकल तो प्लास्टिक मनी आ गया है, और प्लास्टिक में नहीं, डिजिटल मनी आ गया है. उसको तो आपको स्टोर ही नहीं करना, आपको फोन ले जाना है, फोन से आप जहां पेमेंट करना चाहो डिजिटल मनी है, ठीक है. सो आज के टाइम में तो इट इज और भी ज्यादा पोर्टेबल, आपको नोट्स और वो चेंज भी अपने पास रखने की जरूरत नहीं है. देन लिक्विडिटी. लिक्विडिटी यानी अदर फॉर्म्स ऑफ वेल्थ में आप इजीली उसको लिक्विडेट कर सकते. मनी एक्चुअली इज द मोस्ट इजीली कन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ वेल्थ, ठीक है. इट इज द मोस्ट इजीली कन्वर्टेबल फॉर्म. आप उसको जिस भी एसेट में चाहो, कभी भी कोई ये नहीं कहेगा. हो सकता है कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बोल दे कि बैंक ड्राफ्ट या चेक चाहिए, यहाँ पे कैश का पेमेंट नहीं होगा. हार्डली यू विल फाइंड एनीवेयर एनी इंस्टीट्यूशन दैट वुड से कि नहीं कैश एक्सेप्टेबल नहीं है. हाँ, कई लोग ये जरूर कह सकते हैं मैम चेक नहीं है एक्सेप्टेबल, या मैम कार्ड से पेमेंट यहाँ नहीं हो सकता. कैश तो हर कोई एक्सेप्ट करता है ना, बिकॉज उसको पता है इट इज हाईली लिक्विड एसेट, मोस्ट लिक्विड एसेट. इससे ज्यादा लिक्विड कुछ नहीं है, ठीक है. क्योंकि अगर चेक भी आप दोगे तो उसको रिलीज होने में, दूसरे बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होने में, चेक उसको पहले लगाना पड़ेगा अपने बैंक में. सो इट वुड टेक एटलीस्ट अ डे और 2, राइट? लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता. मनी में तो उसके हाथ में तुरंत चला गया पैसा. सो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है. देन स्केर्सिटी. इट शुड बी लिमिटेड इन सप्लाई. देखो स्केर्सिटी से यहाँ मतलब ये नहीं है कि कमी होना चाहिए. इट कैन बी लेस और मोर डिपेंडिंग कि आपका इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी प्रेशर कैसा है इकोनॉमी में. आपको फ्लो बढ़ाना है. अगर आरबीआई ये सोचेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी रखनी चाहिए कि मनी सप्लाई बढ़ जाए तो बढ़ाएगी, और घट जाए तो वो घटाएगी. मतलब वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगी on the basis of what the economy is facing.
सो स्कैरसिटी यहाँ पे मतलब एक्चुअली नहीं होना चाहिए टर्म, ये स्कैरसिटी नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट सप्लाई होना चाहिए। आप अपने अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो यहाँ स्कैरसिटी की जगह लिख लेना एडिक्वेट सप्लाई। एडिक्वेट सप्लाई, यस हाँ, मैम। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिमिटेड होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। उससे क्या होगा ना, वैल्यू भी फ्लक्चुएट नहीं होएगी। अदरवाइज बहुत ज्यादा फ्लो कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी, बिकॉज लोगों की परचेसिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो पूरी साइकिल तो आपको पता ही है। तो इसी वजह से एडिक्वेट होना चाहिए ताकि वैल्यू क्या हो, बैलेंस्ड हो। देन अच्छा, malleability is basically that matlab here the feature of malleability says that the material should be easy, that the मतलब easy enough to cast। देखो आप सारे नोट्स का एक बार शेप देखो, सबका शेप और थोड़ा साइज थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, और कलर भी डिफर Yes, ma'am. करता है, ये तो पता ही है, कलर तो डिफर करता ही है। खैर, और कॉइन्स में Yes, भी ma'am. देखो 5 का कॉइन जो होता है मोटा होता है और छोटा सा होता है, Weight and और size. 10 का Yes, बड़ा ma'am. होता है, तो वेट एंड साइज डिफर्स। तो वहीं पे यहाँ पे बात हो रही है कि मटेरियल शुड मतलब इट शुड बी दैट इन सच अ मैनर कि वो इजीली कास्टेबल हो जाए इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, उसको इजीली आप अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में, जैसे कॉइन्स है उसको मिंटिंग करनी होती है तो अलग इन शेप्स एंड साइजेस में उसकी मिंटिंग पॉसिबल हो। सिमिलरली नोट्स, नोट मटेरियल तो सेम होता है, कलर आगे इंक जो होती है वो अलग चढ़ जाती है, वो एक अलग चीज है। तो साइजेस भी कुछ डिफर करते हैं नोट्स के, कुछ बड़े छोटे का होता है। अगर आप आज सारे रुपी नोट्स देखना तो द साइज वुड डिफर स्लाइटली, नॉट मच। देन नॉट इजी टू फोर्ज, मनी को इमिटेट करना या फॉर्ज करना या सामने वाले को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। दो देयर इज डुप्लीकेसी ऑफ मनी ऑल्सो। तो गलत जो लोग काम करते हैं यानी मनी को फोर्ज करने की कोशिश करते हैं, सो इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट, और वो बहुत बड़े स्केल पे होता है, वो बहुत ही बड़े स्केल पे होता है। उसके बारे में अब वो जो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिनके पास ऐसी मशीन्स है जो कि पॉसिबल है उनके लिए करना, तो आप और मैं नहीं कर सकते। ओके, सो Yes, ma'am. द ले मैन कैन नॉट फॉर्ज मनी और इमिटेट मनी और कॉपी मनी और से प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ नोट्स एट आवर होम्स, वी कैन नॉट डू दैट। तो यही बात हो रही कि इट इज नॉट इजी टू फोर्ज, यही था। तो अब नेक्स्ट टर्न पे Forge. देखेंगे यानी कल देखेंगे फंक्शंस।